दोस्तों, एक तरफ होते हैं प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स जिनके पास हाई टेक डिग्रीज, इतने साल का एक्सपीरियंस, रिसर्च रिपोर्ट्स और कई सारे एडवांटेजेस होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एक साधारण से इन्वेस्टर। लेकिन आप ये जान के चौंक जाओगे कि हम इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास प्रोफेशनल फंड मैनेजर से ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स कमाने के। दोस्तों, यही चीज़ आज मैं आपके साथ इस बुक समरी में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत की थी तब मुझे जानना था कि इन्वेस्टमेंट पे सबसे अच्छा रिटर्न कहाँ मिलता है, और इसी तलाश में मुझे ये बुक दिखी जिसमें मैंने कुछ चौंका देने वाले लेसन पढ़े। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं इस बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर दो। लेसन नंबर 1, 6 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है और ये सब अलग अलग स्पीड में ग्रो होती है। तो इन सारे स्टॉक्स को एक जैसा ट्रीट करना बिल्कुल गलत होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको इन 6 कैटेगरीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ताकि आप उस हिसाब से अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको, उस हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट कर सको। तो सबसे पहले आता है स्लो ग्रोवर्स। दोस्तों, ये कंपनीज बहुत ही लार्ज, मैच्योर और स्टेबल कंपनीज होती हैं, यूजुअली इकोनॉमी के साथ ग्रो होती हैं। पीटर लिंच को इस कैटेगरी की कंपनी कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उनको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता था, क्योंकि ये कंपनीज यूजुअली ज़्यादा डिविडेंड्स पे करती हैं, लेकिन इनका ग्रोथ रेट 2 से 5% होता है। और अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो ये कंपनी 5 से 10% पर ईयर ग्रो करती है। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, डाबर एंड मारिको। सेकेंड कैटेगरी में आते हैं स्टॉलवर्ट्स। ये कंपनी भी बड़ी होती है, लेकिन इसमें और ग्रो होने के पोटेंशियल होते हैं। पीटर लिंच के हिसाब से ये कंपनीज यूजुअली 10% से 12% के बीच में ग्रो करती है। क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, तो इंडियन मार्केट के हिसाब से मैं कहूँगा 15 से 25% पर ईयर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी ग्रोथ रेट है। मैंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत इन्हीं स्टॉक से की थी, क्योंकि यहाँ आपके पैसा डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आप खुद सोचो, कंपनीज जैसे नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कोलगेट, इसमें क्या चांसेस है कि आपके पैसे डूबेंगे। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी में आते हैं फास्ट ग्रोवर्स। पीटर लिंच को ये कैटेगरीज पसंद थी। इसमें वो कंपनीज को अर्ली स्टेज पे आइडेंटिफाई करते थे, जिसमें उनको ज़्यादा पोटेंशियल लगता था ग्रो होने का, और फिर उसको वो होल्ड करके रखते थे। ये कंपनीज परसेंटेज में नहीं बल्कि बैगर्स में रिटर्न देती हैं, यानी 10 बैगर्स, 20 बैगर्स, मतलब कुछ ही सालों में पैसा डबल या ट्रिपल नहीं 10 गुना या 20 गुना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, राकेश झुंझुनवाला ने 2003 में टाइटन कंपनी के स्टॉक्स खरीदे थे 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, और आज इसका प्राइस है 3500 रुपये। कैटेगरी नंबर 4 में आते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। ये वो कंपनीज होती हैं जिसका रेवेन्यू और स्टॉक प्राइस बिजनेस साइकिल के हिसाब से ऊपर नीचे होता है। ये कंपनीज ऐसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं जो लोग रिसेशन या बुरे टाइम में नहीं खरीदते। सिंपल एग्जांपल ले लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। जैसा इनका रेवेन्यू साइक्लिकल होता है, उसी तरह इनका स्टॉक प्राइस भी साइक्लिकल होता है। दोस्तों, मैं ऐसी कंपनीज पूरी तरह से अवॉइड करता हूँ और किसी भी न्यू इन्वेस्टर को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे स्टॉक से दूर रहने के लिए, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि न्यू कमर्स हमेशा बुल मार्केट के टाइम पे आते हैं, जब स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत महंगे रहते हैं। और जब मार्केट क्रैश करता है और इसका स्टॉक 50 से 60% गिरता है तो लोग डर के मारे इसे बेच देते हैं। इसलिए न्यू इन्वेस्टर्स को मैं ये स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूँ। 5th कैटेगरी में आते हैं टर्न अराउंड्स। दोस्तों, ये कंपनीज ऐसी हैं जो फिलहाल बुरे टाइम से गुजर रही हैं, जिसकी वजह से इनका स्टॉक प्राइस बहुत नीचे गिर गया है। अगर ये कंपनीज को सपोर्ट मिलता है तो ये टर्न अराउंड बन सकती हैं, लेकिन अगर इनको सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये ख़त्म भी हो सकती है। जैसे फिलहाल वोडाफोन आइडिया स्ट्रगल कर रही हैं, एंड अगेन मैं ये किसी भी न्यू इन्वेस्टर को रिकमेंड नहीं करता हूँ। कैटेगरी नंबर 6 में आते हैं असेट प्लेस। ये ऐसी कंपनीज हैं जिसके पास ज़्यादा असेट्स हैं जो मार्केट रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये असेट्स या तो कंपनी का एक्सेस कैश हो सकता है, इन्वेंट्री हो सकता है, या कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़। बेंजामिन ग्राहम हमेशा ऐसी कंपनीज ही ढूंढते थे जिसको वो कहते थे बाइंग डॉलर्स फॉर 50 सेंट्स। दोस्तों, इसी तरह जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी कैटेगरी की कंपनी है, क्योंकि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। लेसन नंबर 2 और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, हाउ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैन बीट एक्सपर्ट्स। दोस्तों, एक कॉमन मैन म्यूचुअल फंड्स या प्रोफेशनल को कैसे बीट कर सकता है, चलिए देखते हैं। रीज़न नंबर 1, टू मैनी रिस्ट्रिक्शंस फॉर फंड मैनेजर्स। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे मैंडेट्स और रूल्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को फॉलो करने पड़ते हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली लोगों का पैसा हैंडल कर रहे हैं, तो इसीलिए उन्हें रेगुलेटरी बॉडीज़ और कंपनीज़ की पॉलिसीज़ के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन करना होता है। रीज़न नंबर 2, फिर उसके ऊपर उनको अपने बॉस को समझाना पड़ता है, रिसर्च रिपोर्ट लिखनी पड़ती है, कन्विंस करना पड़ता है। और दोस्तों, ये चीज़ याद रखिए
कि हर इंसान की अपनी सोच और ओपिनियन होती है। हो सकता है कि उस एनालिस्ट को एक्चुअल में कोई अच्छा स्टॉक मिला हो, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे रिजेक्ट कर दिया हो। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, दोस्तों मार्केट में दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होते हैं न्यू फंड्स, एक होते हैं पुराने फंड्स। अब जो म्यूचुअल फंड रिसेंटली लॉन्च हुए हैं उनमें लोग इन्वेस्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि लोग तो अक्सर पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। और जो पुराने म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें तो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया होता है, जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो ये कि फंड मैनेजर्स को बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोवर्स और सक्सेसफुल कंपनीज ढूंढनी पड़ती है, और कंटिन्यूसली ऐसी कंपनीज ढूंढना बहुत मुश्किल काम है दोस्तों। इसीलिए जब म्यूचुअल फंड का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, यानी बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो फंड मैनेजर्स उस टाइम बहुत सारे स्लो ग्रोवर्स को ऐड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनके पास लोगों का इतना सारा कैश होता है, तो उन्हें कहीं ना कहीं तो उसे इन्वेस्ट करना है, राइट। रीज़न नंबर 4, इवन आफ्टर फाइंडिंग ए गुड स्टॉक दे कैन नॉट बाय। और फाइनली किसी मैनेजर ने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ भी ली तो भी वो उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि म्यूचुअल फंड मैनेजर ज़्यादा कंपनी होल्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी फंड मैनेजर का AUM 20,000 करोड़ का है, तो अगर वो फंड मैनेजर अपना 5% भी इन्वेस्ट करता है जो 1000 करोड़ होता है, तो उतने में तो वो बहुत सारी छोटी कंपनीज को पूरी तरह से खरीद सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का ये भी रूल होता है कि वो किसी भी कंपनी को पूरा नहीं खरीद सकता, उसमें सिर्फ 5 या 10% का ओनरशिप ले सकता है। मतलब वो उस कंपनी में तब तक इन्वेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो कंपनी फास्ट ग्रोवर से ग्रो होकर स्लो ग्रोवर ना बन जाए। ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात हो गई, क्योंकि आप उसमें ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते जब वो एक्चुअल में एक अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों याद रखिए, ये सब पॉइंट्स एक फंड मैनेजर खुद बोल रहा है, इसलिए ज़्यादातर म्यूचुअल फंड मैनेजर्स स्लो ग्रोवर्स को ही पिक करते हैं, क्योंकि वो कम रिस्की होते हैं। और वॉल स्ट्रीट में एक कहावत है, नोबडी एवर गॉट फायर्ड बाय बाइंग IBM, क्योंकि IBM सालों पुरानी और बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक स्लो ग्रोवर कैटेगरी में आती है। उसमें इन्वेस्ट करना फंड मैनेजर्स के लिए फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर कोई फंड मैनेजर छोटी कंपनी ढूंढ के रिस्क लेता है और वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है तो लोग उस मैनेजर को ब्लेम करेंगे। लेकिन अगर वो बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस या TCS डूब जाती है तो लोग कहेंगे, अरे इतनी बड़ी कंपनी को क्या हुआ। तो इसलिए एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपको और मुझे इतने सारे लिमिटेशंस नहीं है, ना किसी को जवाब देना है, ना कोई रूल्स। लेसन नंबर 3, 10 साइंस ऑफ 10 बैगर स्टॉक्स। क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में इतनी सारी कंपनीज हैं, और जब भी कोई एनालिस्ट या लोग किसी नई कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमेशा उसको नाम के बेसिस पे जज करते हैं। अगर किसी कंपनी के नाम के आगे कोई फैंसी वर्ड होता है जैसे ग्रीन एनर्जी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लोगों को लगेगा अरे वाह, ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा करेगी। जैसे 20 साल पहले टेक्नोलॉजी एक हॉट सेक्टर था, तब कोई भी कंपनी के आगे .com होता था तो उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग रेडी होते थे, बिना जाने कि वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी प्रॉफिट कमा भी रही है या नहीं। कोई कंपनी जो बोरिंग बिजनेस करती हो जैसे वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, या फिर कोई वाइट ग्लू मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़। कितने लोगों ने इस कंपनी का नाम सुना होगा? बहुत कम। लेकिन अगर मैं कहूँ फेविकॉल, फेविक्विक, तो इसका नाम सबने सुना होगा। ये एक बोरिंग बिजनेस है, लेकिन 15 साल पहले किसी ने इसको आइडेंटिफाई किया होता, उसने इसको 50 रुपये पर शेयर पे खरीदा होता, और आज इसका स्टॉक का प्राइस है 3000 के भी ऊपर। अ क्लासिक मल्टी बैगर। इट डज समथिंग डिसएग्रीएबल, जैसे कोई इंडस्ट्रीज़ जिसमें कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करते, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, अल्कोहल, गैम्बलिंग। दोस्तों स्पिन ऑफ मतलब एक बड़ी कंपनी ने अपना छोटा डिवीज़न अलग कर दिया हो। अब वो छोटा डिवीज़न एक सेपरेट कंपनी है जिसका स्टॉक अलग से पब्लिकली ट्रेड हो रहा है। यूजुअली ऐसी कंपनीज़ में होता ये है कि कंपनी को स्टार्ट ही बहुत अच्छी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब रिलायंस ने जियो को अलग किया तो जियो एक स्पिन ऑफ बन गया, क्योंकि जियो को इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया रिलायंस की वजह से। इंस्टीट्यूशंस डोंट ओन इट एंड एनालिस्ट डोंट फॉलो इट। दोस्तों जब किसी कंपनी को फंड मैनेजर्स फॉलो नहीं करते तो ज़्यादा चांसेस है कि वो कंपनी करेक्टली प्राइस्ड नहीं है, और अगर वो अंडर प्राइस्ड है तो आपको उसे खरीदने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब उसको इंस्टीट्यूशंस फॉलो करने लगेंगे तो उसका स्टॉक प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। द इंडस्ट्री इजंट ग्रोइंग। दोस्तों फिलहाल फार्मा और टेक इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं, और इसीलिए इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो उस सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड हैं, और अगर आप थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे तो आपको दूसरी इंडस्ट्रीज़ में मल्टी बैगर मिल सकते हैं। इट इज़ गॉट अ निश, मतलब कोई फोकस कंपनी जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बेचती है, जिसमें उसकी एक्सपर्टीज़ हो जो और कोई कंपनी नहीं बेचती। वॉरेन बफेट यूजुअली ऐसी ही कंपनीज ढूंढते हैं। इट हैज़ अ रिकरिंग रेवेन्यू। कंपनी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचती है जहां कस्टमर्स को हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू वन टाइम पेमेंट। इट्स अ यूज़र ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों टेक्नोलॉजी दिन पे दिन सस्ती होती जा रही है,
20 साल पहले कंप्यूटर और इंटरनेट का प्राइस बहुत ज़्यादा था और आज एकदम चीप है। तो कोई ऐसा बिजनेस जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो तो उस कंपनी को कॉस्ट कटिंग में भी फ़ायदा होगा, प्लस ज़्यादा कस्टमर्स भी उसे यूज़ करने लगेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं तो वो है यूट्यूब। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनसाइडर्स आर बाइंग। दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है और अगर वो खुद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे उनका कॉन्फिडेंस शो करता है, या कम से कम उसे हमें यह ज़रूर पता चल जाता है कि कंपनी आने वाले कुछ टाइम में बंद नहीं होगी। लेसन नंबर 4, स्टॉक्स टू अवॉइड। दोस्तों, जितना हम फोकस करते हैं अच्छे स्टॉक्स ढूंढने पर, हमें उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम कोई फालतू स्टॉक्स नहीं उठा रहे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो सर्वाइव कर गया वही हीरो है। इसलिए पीटर लिंच के हिसाब से आपको ये 5 स्टॉक्स के टाइप अवॉइड करने चाहिए। स्टॉक्स फ्रॉम हॉट इंडस्ट्री। हॉट इंडस्ट्री हमेशा न्यूज़ में होती है और सबको उसी में इन्वेस्ट करना होता है, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि कंपटीशन भी उतने ही जल्दी आते हैं और कंपटीशन प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। इट्स द नेक्स्ट समथिंग। जब भी आपको कोई ब्रोकर या फ्रेंड बोलता है कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि वो नेक्स्ट अमेज़ॉन या नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट या नेक्स्ट गूगल है, तो आपको उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हेन कंपनी इज डाइवर्सिफाइंग। दोस्तों, अगर आपकी कंपनी फूड प्रोडक्ट्स बेचती है और वो अचानक से कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीद रही है, तो चांसेस है कि वो अपना फोकस खो रही है। जो पैसा उस कंपनी को आपको देना चाहिए डिविडेंड के थ्रू, ताकि आप डिसाइड कर सको उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो कंपनी खुद इन्वेस्ट कर रही है। विस्पर स्टॉक्स। ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। जब उनको उनका कोई फ्रेंड एडवाइस देता है या उनको कहीं से टिप मिलती है कि कोई स्टॉक्स खरीद लें, तो वो उसे खरीद लेते हैं। एक्साइटिंग नेम। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ कंपनी का नाम देखकर स्टॉक खरीदते हैं। इसलिए जिसका नाम बड़ा होता है उसके पीछे ऑलरेडी पूरी दुनिया भाग रही होती है। लेसन नंबर 5, थिंग्स टू डू बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आपको सबसे पहले और सबसे सिंपल सवाल करना है अपने आप को, क्या मुझे इन पैसों की ज़रूरत है आने वाले 2 या 3 सालों में? अगर इसका जवाब येस है तो आपको वो पैसा बिल्कुल भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन लॉन्ग टर्म में, यानी 10 साल के ऊपर, मार्केट हमेशा ग्रो ही करता है। अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ बिजनेस। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंट सेविंग्स को इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूँगा। और सबसे लास्ट, डोंट बॉदर टाइमिंग द मार्केट। स्टॉक मार्केट कब क्रैश होगा, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये सब चीज़ों की आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम इन द मार्केट ऑलवेज बीट्स टाइमिंग द मार्केट। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? मुझे अपने जवाब कमेंट सेक्शन में देना, ताकि मैं फ्यूचर में उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकूं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।